जब वो क्लास से बाहर चले जाते हैं तो इफ़न जो है वो पंचम की दुकान से, पंचम एक दुकान जो भी है वहाँ की दुकान से केले खरीद कर ले आता है। अब केले क्यों खरीदता है? क्योंकि इफ़न ये बात अच्छे से जानता है, देखो दोस्त होकर वो जानता है कि वो उसका दोस्त जो है वो फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाता है, फल ही खाता था वो। और जबकि वो फल ही खाता था, वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। नहीं, फ्रूट खाने से पेट भर जाता है ना, इसमें क्या है, बिल्कुल भरता है। मतलब अनाप शनाप चीज़ें नहीं खाता होगा, टॉफ़ी वगैरह जो भी बच्चे खाते होंगे, हाँ वो सब नहीं खाता था। तो अब दोनों उदास बैठे हुए हैं, दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसी बीच में टोपी बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अपनी दादी ही बदल लें, क्योंकि उसको उसकी दादी पसंद नहीं है और इफ़न की दादी पसंद है। तो भी तेरी दादी तोहरी दादी हमरे घर और हमरी दादी तोहरे घर, मतलब चेंज हो जाए। काश ऐसा हो नहीं सकता भी मेरी जो दादी है उसकी जो बोली है वो तुम्हारे घर वालों जैसी है। टोपी ऐसा बोल रहा है ना, भी चेंज कर लेते हैं हम। तो इफ़न कहता है कि ये नहीं हो सकता, भी मेरे अब्बू ये बात मानेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो मुझे कहानी कौन सुनाएगा? भी तेरी दादी को ये सब राजा की या रानी की, हातिम की ये सब कहानियाँ आती हैं, क्योंकि मेरी दादी तो ये सब कहानियाँ सुनाती है, मेरे को सुनाएगा कौन? तो अचानक से टोपी को अंदर ही अंदर ऐसा दिल टूटने की आवाज़ आती है, क्योंकि उसने जैसे होता है ना कि बात रखी, उसकी बात नहीं मानी गई, उसका दिल टूट जाता है। तो बोलता है कि तू मुझे अपनी एक दादी नहीं दे सकता है, ऐसा करके वो बोलता है। तो इस बात पर इफ़न कहता है कि देखो, जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की माँ भी तो है ना। तो अब नहीं, तो ये बात अब टोपी को समझ में आ जाती है भी हाँ पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं, अब देखिए, अब वो क्या कहता है भी तुम्हारी दादी और मेरी दादी की तरह बूढ़ी होएगी ना। इफ़न ये बात बोलता है भी तेरी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी है ना। बोलता है हाँ। तो फिर वो कहता है कि तू फिक्र मत कर, मेरी दादी कहती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो मर जाते हैं, भी तेरे को अगर तेरी दादी पसंद नहीं है तो वो मर जाएगी। अब टोपी कहता है भी ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरी दादी मरने वाली नहीं है, जैसे कई बोलते हैं ना वो मरने वाली नहीं है। तो इफ़न कहता है नहीं, मेरी दादी झूठ नहीं बोलती है, अगर वो बूढ़ी है तो वो मरी जाएगी। तो इतनी इन दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है, इतने में नौकर आता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, स्कूल टाइम की बात हो रही थी कि नौकर आता है और आकर वो इफ़न को खबर देता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। दोनों की? नो, इफ़न की दादी की, जिसे दोनों प्यार करते हैं। ठीक, अब जैसे ही ये खबर मिलती है इफ़न दौड़ा दौड़ा घर चला जाता है। अब टोपी वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए है, क्योंकि अभी तो वो दादी बदलने की बात कर रहा था। तो वो जिम्नेज़ियम में चला जाता है, मतलब जिम्नास्टिक की जो कोई आसपास क्लास होगी वहाँ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा चपरासी बैठा हुआ है, साइड में बीड़ी पी रहा होता है। ये भी साइड में कोने में बैठ कर के रोना शुरू कर देता है। रो क्यों रहा है? दादी के मरने की खबर को सुनकर। यस। अब शाम को वो इफ़न के घर जाता है, जब जैसे दादी से उसको प्यार जो था वो उसके हिसाब से जाता होगा, लेकिन वहाँ उसको एकदम सन्नाटा सा दिखाई देता है, क्योंकि डेथ का माहौल है। तो एक्चुअल में वो कह रहा है कि जितने वहाँ लोग, अक्सर वो रोज़ जितने लोगों को देखता था, आज उसको ज़्यादा ही लोग नज़र आते हैं, सब मिलने के हिसाब से आए हुए होते हैं। सिर्फ एक दादी के नहीं होने की वजह से टोपी को वो घर एकदम खाली खाली दिखता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता है। भले ज़्यादा लोग हैं फिर भी उसको खाली खाली दिखता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उसे टोपी को दादी का नाम तक पता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आता था, उनके साथ बातचीत करता था, अपना एंजॉय करता था। वो कह रहा है कि उसके इफ़न की दादी ने कई बार, 1000 बार उसको कुछ खाने के लिए कहा होगा, लेकिन वो किसी भी चीज़, उसने आज तक कोई चीज़ नहीं खाई थी उनके घर से। मतलब कि वो सिर्फ दादी के प्यार के लिए वहाँ पर आता था, उसको वो अच्छा लगता था। अब ये जो हम बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले एक्चुअली क्या होता था, बच्चे नया नया आए थे, सब लोग सब मिलकर ही रहते थे, इतना पब्लिक नहीं था ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी तब, ठीक है। अब ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मन में भेद भी उतना बढ़ता जा रहा है।
बच्चे ये जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये आपका एक क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनिएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है वो किसी बातों का पाबंद नहीं होता है ना। टोपी और दादी के अंदर भी कुछ ऐसा ही दोनों का प्रेम सा था, मतलब एक बहुत अच्छा प्रेम का संबंध बन चुका था। अब वो कह रहे हैं कि अगर उस समय इरफान के दादाजी भी जिंदा होते ना तो भी वो टोपी और उस दादी के संबंध को समझ ही नहीं पाते, दोनों में क्या रिलेशन था ऐसा, क्योंकि टोपी के घर वाले भी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना। दोनों एक्चुअल में कहा जाए कि एक दूसरे के बिना अधूरे से थे, और जब दोनों मिले तो उन्होंने एक दूसरे को पूरा कर दिया था। टोपी और इरफान की दादी, यस, क्यों पूरा कर दिया था दोनों, मतलब कि है ना एक, अब जैसे कि इरफान की दादी के बारे में हम अक्सर पढ़ रहे हैं, वो अपने मायके को हमेशा याद करती थी, वहाँ के खाने को याद करती थी, मतलब कि उसको अपनी बोली अच्छी लगती थी। अब टोपी जब उससे मिला तो उसको उसकी बोली से ही प्यार था, है ना। तो ये सब चीज़ें जो थी उसको ऐसा लगता था कि टोपी उसको मिलता था ना, उसको अपना बचपन याद आता होगा कहीं ना कहीं, उसको भी वो अच्छा लगता था। और टोपी को भी अपने घर में इतना प्यार नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता था माँ के अलावा, और उसको उसकी दादी बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो दोनों ने एक तरह से एक दूसरे के अकेलेपन को दूर किया है। अगर वो जो कुछ ढूंढ रहे थे उन्होंने वो उस, मतलब वो चीज़ उन दोनों के मिलने से कंप्लीट हो गई थी। वो बोलते हैं कि दोनों प्यासे थे, किस चीज़ के, एक दूसरे के प्यार के प्यासे थे, और दोनों ने एक दूसरे की प्यास को बुझा भी दिया था, मिल गए थे। अब वो कह रहे हैं कि दोनों जो थे अपने अपने घरों में एक तरह से अजनबियों की तरह थे, खुद के घरों में। और जब दो अपने घर में अजनबियों की तरह थे, भले ही घर में बड़े सारे लोग हों, भरे घर में अजनबी थे, अधूरे से थे, अकेले से थे। और एक दूसरे के जैसे ही वो दोनों मिले, अकेलेपन को उन्होंने दूर सा कर दिया था। वो कह रहे हैं कि एक 72 बरस की थी, 72 ईयर्स, और दूसरा जो टोपी है वो केवल 8 साल का बच्चा है। एक्चुअल में दोनों क्या ढूंढ रहे थे, प्यार ढूंढ रहे थे, जो उनको बाकी लोगों से नहीं मिल रहा था। एक प्यार होता है, दूसरा देखो बचपन और बुढ़ापा कहते हैं कि सेम सेम होता है। एक तो हम प्यार को ढूंढते हैं, लोग हमसे सिर्फ प्यार से बात करें, और दूसरा हम समय की बात करते हैं। जितना ज़्यादा कोई हमें समय देता है ना, बुढ़ापे में खास, तो बच्चा तो क्या है, खेलने कूदने में एंजॉय करता है, दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना तो हर कोई समय की मांग करता है, भी कोई उनके साथ बैठकर उनसे 2 वक्त की बात करे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टोपी जो है वो इरफान को एक तसल्ली सी देता है। यहाँ वर्ड आया है बच्चे पुरसा, पुरसा यानी कि सांत्वना सी देता है। कहता है कि काश तोरी दादी की जगह मोरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता, मतलब दोनों उसी से प्यार करते हैं, भी तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो अच्छा होता। लेकिन इरफान उसको कोई भी जवाब देता ही नहीं है, चुपचाप रहता है, क्योंकि इरफान जो है ज़्यादा मतलब जवाब सा नहीं देता था, उसकी ऐसी नेचर नहीं थी। तो दोनों दोस्त जो थे चुपचाप बैठे रहते हैं और बस रोते से रहते हैं अपनी दादी को लेकर के। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है बच्चे? आगे बच्चे दिया हुआ है कि 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी ने कसम खाई कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके जो फादर हो वो, जिनका तबादला होता हो, यानी कि ट्रांसफर हो जाता हो। क्योंकि उसकी दोस्ती इरफान के साथ ही, जो कि उसका बहुत जिगरी दोस्त था, और उसके जो पापा थे वो कलेक्टर थे, बनकर यहाँ आए थे। अब उनका ट्रांसफर हो चुका था। अब अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी, तो इरफान अब उसकी लाइफ से चला गया। पहले दादी गई, अब एक तरह से इरफान भी उसकी एक तरह से जिंदगी से काफी दूर हो गया था। वो कह रहे हैं कि बाकी सबके लिए 10 अक्टूबर 1945 का ऐसे तो ये दिन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टोपी के आत्म इतिहास में, क्योंकि उसके लिए सबसे पहला दोस्त था जो इतना उसके लिए बहुत जिगरी था, ठीक है ना, और वो सेम उसी दिन चला जाता है, तो वो इस दिन को ये दिन उसकी लाइफ का बहुत महत्व रखता है उसके लिए। और उसके इरफान के जो फादर होते हैं उनकी जो तबादला होता है वो मुरादाबाद में होता है, ठीक है। अब उनका ये जो तबादला होता है वो भी इरफान की दादी के मरने के कुछ दिन के बाद ही होता है। तो एक तरह से टोपी के ऊपर दो हो गए, पहले दादी गई फिर इरफान चला गया, तो एक तरह से उसके ऊपर पहाड़ टूटा, वो भी दो एक साथ नहीं। फिर अब वो कह रहे हैं कि कलेक्टर थे, दूसरा कलेक्टर आए वहां पर, ठीक है, सेम वहां पर, तो जिसका नाम था हरी नाम। उनके यहाँ भी 3 लड़के थे, जो उसमें से जैसे कि जो सबसे बड़ा था बच्चा, उसका नाम बिल्लू है,
फिर गुड्डू है सेकंड नंबर पर, तीसरा बच्चा जो है वो है डब्बू है। ठीक। टोपी का बराबर का जो बच्चा था वो गुड्डू था, लेकिन उसको वो इंग्लिश बहुत बोलता था, हिंदी में कम बात करता था, और टोपी को इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। तो लेकिन वो तीनों लड़के को क्या था कि तीनों को घमंड सा था, अभिमान था कि हम कलेक्टर के बच्चे हैं, जबकि इरफान ऐसा नहीं था। अब जिस बंदे को ऐसे मतलब अभिमान होगा तो वो दोस्ती भी कैसे करेगा ऐसी किसी से। तो इसीलिए टोपी की दोस्ती उन तीनों में से किसी के साथ भी नहीं हो पाई थी, और उन तीनों ने भी टोपी को मुंह तक नहीं लगाया, इट मीन्स उससे बात तक नहीं की थी। लेकिन कलेक्टर के घर में आने जाना ऑलरेडी टोपी का पहले से था, क्योंकि वहां इरफान रहता था ना, तो वहां के जो नौकर थे जैसे कि माली और चपड़ासी, वो टोपी को ऑलरेडी पहचानते थे, वो पुराने बंदे थे। तो टोपी उस वजह से बंगले के अंदर चला जाता है, और वहां पर ये तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और जैसे ही उस समय बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे, और डब्बू ने हिट किया। जैसे ही वो हिट करता है, बॉल एकदम से टोपी के मुंह की तरफ आती है, तो वो घबराकर फटाफट बॉल को पकड़ लेता है। जैसे ही बॉल को पकड़ता है, डब्बू आउट हो जाता है, तभी कहा जाता है कि हाउस दैट। अब वहां पर अंपायर कौन बना हुआ है? माली बना हुआ है। वो उंगली उठा देता है, हालांकि उसको इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन जैसे उनके साथ रह रहा होता है उसको पता होता है कि जैसे ही हाउस दैट बोला जाएगा आपको उंगली उठानी है, मीन्स आउट हो गया है। तो जैसे ही डब्बू देखता है टोपी को जिसने कैच पकड़ा है, वो उससे पूछता है हु आर यू, मतलब कौन है आप? तो वो जवाब देता है कि बलभद्र नारायण, अपना नाम बताता है। तो अब गुड्डू सवाल करता है कि हु इज योर फादर, कौन है पिताजी? तो वो बोलता है भृगु नारायण। अब बिल्लू जो है, जो सबसे बड़ा लड़का है, वो अंपायर को आवाज देता है, उसको बुलाता है, और वो उनसे पूछता है कि ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अदर चपड़ासीज, मतलब कि कोई और चपड़ासी है क्या हमारे यहाँ? वो तो नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं साहब, ये तो हमारे यहाँ के मशहूर डॉक्टर हैं। तो वो बोलता है कि मतलब ऐसे तो वो डाकदर बोलता है, उसको ठीक से बोलना नहीं आता, तो वो बोलता है कि यू मीन डॉक्टर? तो बोलता है हाँ। तो हेड माली जो वहां का है, उसको थोड़ी बहुत उनके साथ रह रहकर अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी वो समझने लगता है। अब बिल्लू बोलता है कि बट ही लुक सो क्लमजी, मतलब उसको वो लगता ही नहीं कि किसी डॉक्टर का बच्चा है टोपी, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस वैसा नहीं होता है, नॉर्मल जैसे गांव के बच्चों का होता है वैसा होता है। अब टोपी अकड़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि उसकी बहुत ज्यादा ये लोग बेइज्जती कर चुके हैं। तो वो उसको जवाब में क्या बोलता है कि तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो, यानी कि अपनी जुबान संभाल कर बोलो, फिर मैं कान के नीचे एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो इतना अभी उसने बोला ही होता है, और बिल्लू जो होता है वो तो हाथ ही चला देता है, मतलब कि वो तो उसको मार ही देता है, और टोपी लुढ़क कर गिर भी जाता है। अब जब वो उठता है तो वो गालियां, मतलब कि गालियां बकते हुए उठता है उसको, क्योंकि उसने उसको मारा होता है। परंतु बीच में वहां पर जो माली खड़ा होता है, अंपायर बना हुआ, वो बीच में आ जाता है, और वो मतलब कि उनको छुड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन जो डब्बू होता है सबसे छोटे वाला, वो अपने अल्सेशियन को शुष्कार देता है, यानी कि अल्सेशियन क्या है? एक डॉग्स की ब्रीड होती है। वो उसको बुला लेता है और उसके ऊपर छोड़ देता है। अब पेट में 7 सुइयां भुगती हैं, मतलब 7 इंजेक्शन लगते हैं। कहते हैं ना कि डॉग्स के काटने पर पेट में इंजेक्शन लगते हैं, तो 7 सुइयों के लगने के बाद टोपी के होश ठिकाने आते हैं, और फिर वो कलेक्टर साहब के बंगले की तरफ वो कभी रुख ही नहीं करता, मतलब वहां कभी सोचता भी नहीं है जाने का। अब प्रश्न ये उठता है कि अब वो करे क्या? दोस्त चला गया, नया दोस्त कोई बना नहीं, अब वो क्या करे? घर में ले दे करके एक नौकरानी होती है जिसका नाम है सीता। मतलब सीता कैसी नौकरानी है कि घर में जितने भी बड़े या छोटे हैं सब उसको डांटते फटकारते हैं। तो और उसको ऐसा लगता है, क्या नाम है, टोपी जो है वो भी ऐसा ही था, उसको भी सब डांटते फटकारते रहते थे घर पर। तो उसको ऐसा लगता था कि सीता मेरे दुख दर्द को समझती है, क्योंकि उसका भी दर्द सेम है, मेरा भी दर्द सेम है। तो वो कभी कभी उसके पल्लू में छिप जाता था, मतलब कि वो उसको लाड कर देती थी, मतलब उसको चुप करा देती थी, उसको अच्छा लगता था। तो अब वो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को
अगर एक दूसरे की जरूरत सी बन गए थे। अब उसको टोपी को और कोई दिख नहीं रहा है, दोस्त नहीं है, दादी भी नहीं थी, घर में भी सब उसको डांटते फटकारते रहते हैं। अब सीता उसको कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि जब भी कोई डांटता फटकारता वो उसको प्यार कर देती थी। अब वो कह रहे हैं कि जो सीता है नौकरानी, वो भी उसको समझाती है कि तुम फालतू में ऐसे सबके सामने मत बोला करो, क्यों ऐसे बोलते हो। और बात क्या होती है कि एक बार मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वो बहुत पीटा जाता है। दाज का मतलब बच्चे होता है बराबरी, मतलब कि वो अपना, मुन्नी बाबू यहाँ कौन थे, टोपी के बड़े भाई, और छोटा भाई भैरव है, वो उनसे बराबरी करता है और उस बराबरी करने पर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। और तब सीता उसको अपनी कोठरी में, कोठरी यानी कि एक तरह से लगा लो अपने रूम में ले जा करके उसको बहलाती फुसलाती है, उसको प्यार करती है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। उस समय बात क्या हुई थी वो देखते हैं। एक्चुअल में बात ये थी कि जाड़ों यानी कि ठंड के दिन थे, जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा लाया गया और भैरव के लिए भी नया कोट बनाया गया था। और टोपी को अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू का कोट मिल गया। बोलते थे ना कई बार ऐसा होता है कि बड़े भाई की चीज छोटे भाई को दे दी जाती है। अब वो एकदम नया था, इसीलिए उसके लिए उसको दिया गया। ऐसा नहीं था कि उसको वो मतलब कि पुरानी चीज पहनाना चाहते थे, बट वो बिल्कुल नया था। तो अब मुन्नी बाबू को अच्छा नहीं लगा कि बड़े भाई को भी नया मिल रहा है, छोटे को भी नया मिल रहा है, मैं उसकी उतरन क्यों पहनूं बड़े भाई की, उसको भी नया चाहिए था। उसने तुरंत क्या किया, दूसरी नौकरानी जो कि केतकी है, उसके बेटे को वो कोट दे दिया और वो खुश भी हो गया। अगर हम किसी नौकरानी के बच्चे को कोई चीज दे देते हैं, अब चाह कर भी भले आपको दोबारा चाहिए, आप उसे रिटर्न तो ले नहीं सकते हैं, बिकॉज आप एक बार दे चुके हैं। तो घर में फिर ये डिसाइड होता है कि अब टोपी को पूरी सर्दी ऐसे ही झेलना पड़ेगा, मीन्स उसको जाड़ा खाना पड़ेगा। ठीक, अब वो कहता है कि मैं तो कोई जाड़ा वाड़ा नहीं खाने वाला। ठीक है, अब वो मतलब कि एक तरह से क्या कर रहा है, बहस कर रहा है, हम तो जाड़ा वाड़ा ना खाएंगे, हम तो भात खाएंगे यानी कि चावल खाएंगे। तो अब सुभद्रा देवी जो कि उसकी दादी है, वो कहती है कि नहीं, तुम तो जूते खाओगे, ऐसे सामने बोलते हो, कोई भी चीज को ऐसे कर देते हो। तो वो कहता है कि जूता खाया थोड़ी जाता है, वो तो पहना जाता है। अब जो मुन्नी बाबू हैं वो कहता है कि तुम जबान लड़ा रहे हो दादी के साथ, बदतमीजी करते हो। तो बोलता है नहीं, बदतमीजी नहीं तो क्या करूं, इनकी पूजा करूं। मीन्स वो बहस ही कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब इतनी सारी बात हो जाती है तो वहां पर उसकी माँ जो राम दुलारी है, उसे गुस्सा आ जाता है कि ऐसे बड़ों से जबान लड़ा रहा है, तो वो उसको पीटना शुरू कर देती है उसकी हरकतों की वजह से। और फिर क्योंकि दादी ने सर पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, क्योंकि दादी है उसको भी गुस्सा आ रहा है कि छोटा इतना होकर के मेरे से जबान लड़ा रहा है। तो तभी फिर राम दुलारी क्या करती है, उसको मारना शुरू कर देती है। अब सीता उस समय वहां खड़ी होती है, वो उसको अपनी कोठरी में ले जाती है, उसको बड़े प्यार से समझाती बुझाती है, अभी तुम 10वीं में पहुंच गए हो, भी क्यों ऐसी फालतू बकवास करते हो। अब वो कह रहे हैं कि उसने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 10वीं में पहुंच गया है, लेकिन ये बात इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि 10वीं में टोपी को पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। मीन्स मुहावरा है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि वो 2 साल बीच में फेल हो जाता है। वो कह रहे हैं कि सन 49 में यानी कि 49 में वो 9th स्टैंडर्ड में आता है, लेकिन 10th में पहुंचने में सन 52 आ जाता है। यस, तो 9th स्टैंडर्ड में वो 2 बार फेल होता है। अब फेल जो होता है बच्चे, जब वो पहली बार फेल होता है ना, तो मुन्नी बाबू उस समय इंटरमीडिएट में होते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट आते हैं, और भैरव जो होता है 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आता है। और सारे घर वाले जो होते हैं उसे जबान की नोक पर रख लेते हैं। मीन्स दोनों भाई क्लास में अच्छे नंबर ले आए हैं, पास हो गए हैं, फर्स्ट आ गए हैं, और ये फेल हो जाता है, तो सबकी जुबान पर अब क्या होगा, टोपी होगा ना। सब उस पर चिल्ला रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे। वो कह रहे कि बात ये नहीं थी कि वो गाउदी था, गाउदी यानी कि बुद्धू, वो बुद्धू बच्चा नहीं था, लेकिन वो मतलब कि ऐसे तो बहुत तेज था मतलब पढ़ाई में, लेकिन उसको कोई पढ़ने ही नहीं देता था। अब उसका रीजन वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता था, जो उसका बड़ा भाई मुन्नी है, उसे कोई ना कोई काम याद आ जाता था, वो उसको काम पे भेज देता। और फिर राम दुलारी जो उसकी माँ है, उसे कभी कुछ बाजार से मंगाना होता था, वो भी टोपी को बोल देती। हालांकि घर में नौकर चाकर थे,
लेकिन कभी कभी कोई सामान ऐसा होता है जो नौकरों से नहीं मंगा सकते हैं, इसीलिए वो इसको भेज देती थी। बोलता है इन सब चीजों से जब वो फ्री होता फिर पढ़ने के लिए बैठता था, उसको पता लगता कि छोटे भाई भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बना डाले हैं, मतलब कॉपियां ही फट चुकी होती थी उसकी। यस। और सेकेंड ईयर में वो क्यों फेल हो गया था? क्योंकि उसको टाइफाइड हो गया था, फीवर आ गया था उसको। बच्चे थर्ड ईयर में वो थर्ड डिवीजन से पास होता है। फर्स्ट डिवीजन होता है 60% से जो अप मार्क्स आ जाए। ओके, यस, 50 से 60% के बीच में उसे सेकेंड डिवीजन कहा जाता है। 60 और 50 से भी नीचे गए समझ लीजिए तो आपका थर्ड डिवीजन है। क्लियर? प्लीज आगे है बच्चे, देखिए। अब वो कह रहे हैं कि थर्ड डिवीजन से वो पास हो गया, लेकिन ये कलंक जो था वो उसको लग गया था कि वो थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, क्योंकि दोनों भाई तो होशियार थे, वो तो फर्स्ट आए थे। तो परंतु वो कह रहे हैं कि हमें उसकी मुश्किलों को भी देखना चाहिए कि उसका रीजन क्या था कि वो थर्ड डिवीजन में पास हुआ। बच्चे लेकिन जब वो था तब वो उसकी स्टैंडर्ड अलग होगी, जो भी होगा। 49 में वो अपने साथियों के साथ ही पढ़ता था, 9th स्टैंडर्ड में। 49 में जब पहला साल था और जब वो फेल हो जाता है। अब जब फेल हो जाता है तो उसके साथ के जो बच्चे होते हैं वो तो 10th में चले गए। अब वो किन के साथ बैठा है? जो 8th स्टैंडर्ड में थे। लेकिन अब वो क्या करता है, उनके साथ तो उसकी दोस्ती होती नहीं है क्योंकि उसको एम्बैरेसिंग लगता होगा। जब रिसेस होती थी तो वो खेलता किनके साथ था? वही 10th वाले बच्चों के साथ जो उसके साथ पढ़ा करते थे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेम एक ही दर्जे में बैठना और अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना कोई आसान काम नहीं है। एक्चुअली जो बच्चा फेल होता होगा वो इस चीज को समझ सकता है। ठीक है ना, आसान नहीं होता है। अब वो कह रहे हैं कि उसको बहुत अजीब सा लगता था और ऊपर से उसके ऊपर सितम क्या होता है कि सर भी जो क्लास के अंदर जो मास्टर मिसाल देते थे, कोई भी एग्जाम्पल देते थे तो वो इसी का नाम लेते थे, बलभद्र का ही। भी कैसे भी तुम्हें भी बलभद्र की तरह इसी दर्जे में बैठे रहना है, आगे नहीं जाना है। तो उसको वहां भी बड़ा बुरा लगता था, ताना मारते थे उसको। बलभद्र नारायण, वो बताती हूँ वो भी। अब ये सुनकर जब वो ऐसा एग्जाम्पल देते थे तो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो तो एंजॉय करते हैं, है ना, वो तो हंसते थे उसके ऊपर। और जबकि वो कौन बच्चे थे? उससे छोटे बच्चे थे जो लास्ट 8th स्टैंडर्ड में थे। अब वो कह रहा है कि जैसे तैसे वो ये वाला साल झेल जाता है, लेकिन जब सन 51 में भी उसको वापस 9वें दर्जे में बैठना पड़ता है, 9th में ही बैठना पड़ता है। अब क्या हो रहा है, जो 8th वाले थे वो 10th में चले गए हैं, अब वो 7th वाले बच्चों के साथ बैठा हुआ है। अब तो वो कहते हैं कि मिट्टी के लौंदे की तरह हो जाता है, गीली मिट्टी के, मतलब उसको जैसा करो वैसा, क्योंकि उसकी खुद की कुछ रह ही नहीं जाती है। अब वो क्या था, जैसे कि पहले अपने क्लास के बच्चों के साथ खेल तो लेता था, लेकिन अब तो वो स्कूल से भी जा चुके हैं, उसका कोई साथी भी नहीं रहता है। तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि दुखी था। अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो 7वें क्लास के बच्चों के साथ एक तरह से क्लास के अंदर बूढ़ा बूढ़ा लगता था, बड़ा था ना उम्र में उनसे। अब वो कह रहे कि जिस तरह से वो अपने भरे भूरे घर के अंदर अकेला फील करता था, वैसा ही स्कूल में भी उसके साथ सेम हालत थी। भले ही क्लास में बहुत बच्चे थे, लेकिन उसकी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं थी। और जितने भी मास्टर थे सबने उसको नोटिस करना भी छोड़ दिया था। नोटिस करना कैसे? अब क्लास में अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते तो अगर हाथ ऊपर करके वो जवाब देना चाहता तो सर उसको ध्यान ही नहीं देते थे, इग्नोर करते थे। क्योंकि वो क्या बोलते थे, मतलब कि वो बार बार फिर भी हाथ खड़ा करता, लेकिन तब भी सर उससे नहीं पूछते। हार के तो एक बार अंग्रेजी साहित्य के एक सर ने बोल ही दिया कि हम तुमसे क्या पूछे, क्योंकि तुम तो 3 साल से एक ही किताब को पढ़ रहे होगे, तुम्हें तो सारे मुंह जुबानी याद हो गए होंगे आंसर। लेकिन जो बच्चे इस समय तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें तो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, तुमसे मैं 5 साल पूछ लूंगा। यानी कि उनको ऐसा लगता कि इस साल भी फेल हो जाएगा, अगले साल हम तुमसे पूछेंगे। तो जब वो ऐसी बात कहते तो टोपी बहुत ज्यादा शर्मा जाता, यानी कि उसको एम्बैरेसिंग लगता, अभी बेइज्जती हो रही थी उसकी क्लास में। हाँ, तो वो सारे बच्चे हंसते उसके ऊपर। अब वो तो शर्म से एक तरह से मर चुका था। अब वो जब 9वीं में था तो मतलब कि पहली बार जब वो 9वीं स्टैंडर्ड में आया था तब वो भी इन्हीं बच्चों की तरह था, हंसता खेलता था। लेकिन अब 3 साल से एक ही क्लास में बैठा है तो उसे बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा होता है। अब बात होती है दूसरे बच्चे की जिसका नाम है अब्दुल वहीद।
उसने तो एक बार क्या किया, रिसेस में उसको एक ऐसा तीर मारा, तीर यानी कि ताना मारा कि टोपी जो है अब वो बहुत ज्यादा बिलबिला उठा, गुस्से में आ गया। बात क्या थी, एक तो वो लड़का क्लास में सबसे होशियार बच्चा था, मॉनिटर था क्लास का, और उसने बात क्या की, दूसरा वो लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा भी था, एक तरह से कॉम्पिटिटर था उसके फादर के साथ उसका। अब वो उसको क्या कहता है कि बलभद्र, हम लोगन के बीच में क्यों घुसता है, मतलब हमारे बीच में तो फालतू में क्यों आता है, हम तो इस साल पास कर जाएंगे 10th स्टैंडर्ड, तू पीछे वालों के साथ दोस्ती कर, तुझे तो उन्हीं के साथ बैठना है। मतलब बच्चे भी अब उसको ताना दे रहे हैं कि तुम्हें तो इसी स्टैंडर्ड में बैठना है, तू फालतू में पंगे मत ले। अब ये बात टोपी के दिल के आर पार हो जाती है, मतलब उसको बहुत ज्यादा फील होता है भी क्या है, भी मैं तीसरे साल भी फेल होऊंगा उसको। तो वो कहता है कि भले ही मुझे टाइफाइड आए, भले कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अब तो मैं पास होकर दिखाऊंगा, फेल नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं बीच में चुनाव आ जाते हैं, इलेक्शन आ जाते हैं, और चुनाव तो आते ही है, वो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके फादर ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं। अब जिसके घर में पिताजी चुनाव में खड़े हो तो उसके घर का माहौल कैसा होगा, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, शांति तो होगी नहीं, शोर शराबा रहेगा। अब बच्चा पढ़ेगा कैसे, अब ये उसके लिए तो बहुत मुश्किल था ना। वो कहते कि कैसे पढ़ सकता था, लेकिन एक दिन जो भी है, क्या कैसा घर था हमें नहीं पता ना उसके घर का। हाँ, लेकिन वो कम स्टैंडर्ड में होगा, वो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहा है ना, फर्क है। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन अब उसके साथ अच्छी बात ये हुई, अब अच्छी बात ये होती है, थोड़ा सा भगवान ने उसका साथ दिया कि डॉक्टर साहब की जमानत रद्द हो गई और घर में थोड़ा सन्नाटा हुआ, यानी कि कुछ समय के लिए उनके घर में वो जो माहौल था, जैसे कि जमानत रद्द हो जाती कि आपको कुछ भी ये सब नहीं करना है, कुछ हुआ होगा, वो सब इसमें क्लियर नहीं है। अच्छी बात इसके लिए है ना, जब घर में सन्नाटा हो जाएगा तो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उस समय में टोपी ने ये डिसाइड किया कि इम्तिहान सर पर थे, तो उसने पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम्स। तो अब वो पढ़ाई में जुट जाता है, और फिर लेकिन वो कह रहे हैं, लेखक बोल रहा है कि ऐसे माहौल में वैसे कोई पढ़ सकता था तो बहुत मुश्किल, लेकिन जैसे तैसे वो पढ़ा, और पढ़कर भी वो पास भी हो गया, भले ही 3rd डिवीजन में पास हुआ। अब दादी उसकी बोलती है कि नजरे बद से बचाए, यानी कि तुम्हें बुरी नजर से बचाए, भले ही तुम अच्छी बात तो यह है कि तुम पास हो गए हो, भले ही धीमी रफ्तार से हुए हो, लेकिन पास तो हुए, भले ही तीसरे साल में पास हुए, भले ही 3rd डिवीजन में पास हुए, लेकिन एटलीस्ट पास हो गए, तो उनके लिए खुशी की बात यही थी। चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।